मॉस की परिस्थिति दृष्टि से बहुत महत्व है, कारण मॉस चट्टानों की मृदा में अपघटित करते हैं और ये मृदा अपक्षरण को रोकता है। जो कि दोनों कथन सही है और ए आर की सही स्पष्टीकरण करता है। तो आइए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन। दोनों कथन सही है, आर की सही स्पष्टीकरण करता है। लाइकेन मॉस हमारे लिए अपने अगणित गुणों के कारण बड़े उपयोगी हैं। ये वनस्पति और उचित भूमि निर्माण के आविष्कार करता है। कड़ी और नंगी चट्टानों पर उगने वाली पहली वनस्पति पर्पटियम लाइकेन है। पर्पटीय लाइकेन अपने द्वारा निर्मित अम्लों की सहायता से चट्टानों के लावों को अपने अपशिष्ट के साथ मिलाकर एक प्रकार की मिट्टी बनाते हैं। एक चटकीला नीला रंग और कील रोक्सेला और लेकानोरा नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। भोजन के रूप में प्रयुक्त शैवाल अल्वा लेमिनेरिया फ्रोफाइडा सरगासन स्टॉक आदि हैं। औषधि बनाने में प्रयुक्त शैवाल क्लोरा से क्लोरीन नामक प्रतिजैविक एवं लिमिनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाई जाती है। मृदा को अनवीकरणीय संसाधन भी माना जाता है। वनस्पतियों वृक्ष झाड़ियाँ घास तथा काई मॉस आदि के पत्तों तथा जड़ों के सड़ने से ह्यूमरस का निर्माण होता है, जो मृदा की उर्वरता बढ़ाने में साथ साथ ह्यूमरस का निर्माण करते हैं, जो मृदा की उर्वरता बढ़ाने के साथ साथ मृदा के विकास में भी सहायता करते हैं। आते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। नारियल का ऊपरी भाग छिलका यानी किस प्रकार के ऊतक से बना होता है? ऊपरी छिलका किस प्रकार के ऊतक से बना होता है? स्थूलकोण ऊतक, दीर्घ ऊतक, मृदुक ऊतक, अस्थायी ऊतक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ ऊतक। नारियल का ऊपरी भाग दीर्घ ऊतक का बना होता है। दीर्घ ऊतक की कोशिकाएं मृत, लंबी, संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। इसमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है एवं इनकी भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी हो जाती है। लिग्निन के जमाव के कारण मोटी हो जाती है। दीर्घ ऊतक पौधों के तना, पत्तियों के सिरा, फलों तथा बीजों के बीजारण में पाए जाते हैं। जिन पौधों से रेशा प्राप्त होता है उनमें यह ऊतक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जिसमें रेशा प्राप्त होता है ना, उसमें दीर्घ ऊतक काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। यह पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है तथा उन्हें दृढ़ एवं लचीला बनाता है। दृढ़ ऊतक एक सरल अस्थायी ऊतक है। सरल अस्थायी ऊतक को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है: मृदुद, स्थूलकोण, दृढ़। पाद ऊतक को निम्नलिखित रूपों में वर्गीकृत किया गया है: पाद ऊतक, विभाज्योतिक ऊतक, अस्थायी ऊतक। विभाज्योतिक ऊतक में है शीर्ष प्रशोषक अंतर्वेशी और अस्थायी ऊतक में सरल जटिल
सरल में आते मृदु उदक, ऊतक, स्थूल ऊतक, दीर्घ ऊतक और जटिल में आते जाइलम, फ्लोएम। पृथ्वी का कौन सा भाग महाजैव विविधता वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? कर्क, ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और मकर रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बीच काफ़ी जैव विविधता यहाँ पाया जाता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। कर्क रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और मकर रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बीच में महाजैव विविधता क्षेत्र स्थित है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों का विस्तार 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। जैव विविधता शब्द का शब्द एडवर्ड विलियमसन द्वारा दिया गया था। जैव विविधता का संरक्षण स्वस्थाने एवं बाह्य स्थाने दो विधियों से किया जाता है। और बाह्य स्थाने, स्वस्थाने और बाह्य स्थाने। नॉर्मन मायर्स ने सबसे पहले 1988 ईस्वी में बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किया था। नॉर्मन मायर्स ने 1988 में सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का शब्द का उपयोग किया था। विश्व में 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। इसमें से 4 हॉटस्पॉट भारत में हैं, यानी विश्व में 36 है जिसमें से 4 भारत में ही हैं। हिमालय के क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट, सुंडालैंड। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की थी। भारत का समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी में स्थित है। भारत में प्रचुर, ये हेडलाइट कैसे तो पता ही होगा। भारत में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी में स्थित है। भारत में प्रचुर जैव विविधता केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित शांत घाटी में पाई जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता पाई जाती है ना, पलक्कड़ जिले में पाई जाती है, जो कि केरल में स्थित है, शांत घाटी के तट पे। पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन है। पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन है, ये तो पता ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बेल जार प्रयोग में KOH किस तरह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर बी, KOH जार में उपस्थित CO2 को अवशोषित कर लेता है। KOH जार में उपस्थित CO2 को अवशोषित कर लेता है। बेल जार प्रयोग में KOH जार में उपस्थित CO2 को अवशोषित कर लेता है एवं इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषक है। वन जार में KOH द्वारा मौजूद सभी कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित हो जाती है। KOH की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध KOH
की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध नहीं रहती, इसलिए प्रकाश संश्लेषण और स्टार्च या ग्लूकोज का उत्पादन नहीं हो पाता। KOH की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध नहीं रहती, इसलिए प्रकाश संश्लेषण और स्टार्च या ग्लूकोज का उत्पादन नहीं हो पाता। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्रयोगशाला में प्रतिक्रमक के रूप में मुलायम साबुन के निर्माण में CO2 तथा SO2 जैसे गैसों के अवशोषक के रूप में प्रयोग किया जाता है। CO2 तथा SO2 के अवशोषक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड मकान बनाने में गाढ़े के रूप में कास्टिक सोडा के निर्माण में सोडियम कार्बोनेट का निर्माण में ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण आदि में प्रयोग किए जाते हैं। कौन? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल औषधि निर्माण में रबर वल्कनाइजेशन के उत्प्रेरक के रूप में बायलरों के प्रयोग आदि में प्रयोग किए जाते हैं। कास्टिक सोडा NaOH का इस्तेमाल साबुन बनाने में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, कपड़ा एवं कागज बनाने में, दवा निर्माण में, घरों एवं कारखानों को साफ करने में किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल पेट की अम्लता को दूर करने में, अम्ल विषाक्तीकरण में, एंटीटोड के रूप में, चीनी उद्योग में, मोलासिस से चीनी तैयार करने में आदि में किया जाता है। ये सभी इम्पोर्टेंट है, ये सभी को एक बार देखना जरूरी है। निम्न में से कौन सा मानकीकरण चिन्हों सोने के आभूषणों की शुद्धता के निर्धारण के लिए आवश्यक है? हॉलमार्क। सोने की शुद्धता अगर हम चेक करते हैं तो उसका हॉलमार्क चेक करते हैं। जैसे सोने के आभूषणों की शुद्धता का निर्धारण हॉलमार्क से किया जाता है। भारत सरकार ने 15 जून 2021 से सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी है। कब से? तब 15 जून 2021 से हॉलमार्क अनिवार्य करें कि हॉलमार्क रहना भी चाहिए। अब आते हैं एग मार्क। यह भारत में कृषि उत्पादन पर कार्यरत एक प्रमाण चिन्ह है। यह कृषि उत्पादन ग्रेडिंग और मार्किंग अधिनियम 1937 के तहत प्रदान किया गया गुणवत्ता चिन्ह है। कब? तो 1937 के तहत। एग मार्क कृषि विपणन का संक्षिप्त नाम है। चावल, आटा, दाल, बिस्कुट, तेल आदि के पैकेट पर आमतौर पर एग मार्क का ही चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। केंद्रीय एग मार्क प्रयोगशाला नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है। केंद्रीय एग मार्क प्रयोगशाला नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है। ISI मार्क, ये जो इलेक्ट्रिक जैसे कुकर वुकर आप लोग देखे होंगे, एल्युमिनियम के चीज़ों पर आता है ISI मार्क। यह भारत में औद्योगिक उत्पादों के लिए एक मानक अनुपालन चिन्ह है। इसका फुल फॉर्म इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट मार्क है। यह चिन्ह ISI भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विकसित भारतीय मानकों का पालन करने वाले उत्पादों को दिया जाता है। ISI मार्क उत्पाद की सुरक्षा को गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। ISI मार्क बिजली के उपकरणों जैसे स्विच, इलेक्ट्रॉनिक मोटर,
आयरिंग केबल, हीटर, किचन अप्लायंसेस आदि उत्पादों में किया जाता है, यानी आदि उत्पादों में प्रयोग किया जाता है, उसको दर्शाने के लिए ऐसे मार्ग। अब आते हैं भारत में प्रथम जनगणना वर्ष कब हुई थी, बताइए आप लोग। प्रथम जनगणना कब हुई थी? देखिए यहाँ तो 1881 ऑप्शन में दे रहा है, जो कि पूर्ण रूप से अगर किया गया तो जनगणना 1881 में, लेकिन मेयो ने भी कराया था 1871 में, जो कि वो कुछ ही कर पाया था, शुरुआत किया था, पूरा से नहीं वो कर पाया था, इसलिए यहाँ पे आंसर चेंज किया गया है। भारत में प्रथम नियमित जनगणना, देखो आया नियमित जनगणना हो पाया 1881 में ही। भारत में पहली जनगणना वर्ष 1872 में हुई थी। इस समय वायसराय लॉर्ड मेयो थे। हालांकि पहली पूर्ण नियमित जनगणना साल 1881 में हुई थी और यही से नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। इस समय वायसराय लॉर्ड रिपन थे। हमको लॉर्ड पढ़ने में अजीब होता है, लॉर्ड भगवान को बोलते ही भगवान नहीं था, जो कि विकल्प में 1872 नहीं है, अतः अवशिष्ट उत्तर 1881 होगा। 1881 में जनगणना आयुक्त डब्ल्यू फ्लोडन थे 1881 में जनगणना आयुक्त। वही स्वतंत्र भारत के पहली जनगणना 1951 ईस्वी के समय जनगणना आयुक्त R.A. गोपाल स्वामी, जो कि 49 से 53 तक थे। भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। 7वीं अनुसूची के क्रम संख्या 69 पर अंकित है। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीकरण एवं जनगणना आयुक्त का होता है। यह देश में जनगणना संबंधित कार्यों को निर्देशित करता है तथा जनगणना के आंकड़ों को जारी करता है। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना स्वीडन में 1749 ईस्वी में कराई गई। आधुनिक रूप से 1749 में स्वीडन में पहली बार करवाई गई। दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 में अमेरिका में हुई और इंग्लैंड में जनगणना की शुरुआत 1801 में इंग्लैंड में और 1790 में अमेरिका ने। दशकीय जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। प्रश्न संख्या 10, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सतत विकास से संबंधित लक्ष्य संख्या ... है। लक्ष्य संख्या ... है 17 संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सतत विकास से संबंधित लक्ष्यों की संख्या 17 है और उपलक्ष्य 169 है। लक्ष्यों की संख्या 17 है और उपलक्ष्य 169 है। इन लक्ष्यों को साल 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। इन लक्ष्यों को सितंबर 2015 में ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था। हासिल करना कब तक है? 2030 तक। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई। संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड
नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालिक राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्न 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, परन्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय वाले। संयुक्त राष्ट्र के कुल सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में 193 है, जो कि 193 दक्षिणी सूडान है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छाटिए, यानी शुद्ध शब्द कौन है उसको छाटिए। निपुण है जो शुद्ध शब्द है। हम एक काम करते खाली जीके जी इसी करते हैं। इसको आप लोग देख लीजिएगा कैसे कैसे लिखा जाता है शुद्ध शब्द अशुद्ध शब्द। अंधे के हाथ बटेर लगना लगती का अर्थ है बिना ताकत के प्राप्त होना, मूर्ख को उपदेश देना, सहयोग से अयोग्य या अनाड़ी को सफलता मिलना। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी है। जैसे कुछ मुहावरा दिया है, उस मुहावरा को हम देख लेते हैं। इस हाथ दे उस हाथ ले, कर्मों का फल शीघ्र पाना, एक पंथ दो काज, एक नहीं दो लाभ, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, यानी मानो तो भगवान नहीं तो पत्थर, विश्वास ही फलदायक है, चूहे घर में दंड पेलते हैं, अभाव ही अभाव, नीम हकीम खतरे ए जान, अयोग्य से हानि, देसी मुर्गी बिलायती बोल, यानी बेमेल काम का करना, बंदर का जाने अदरक का स्वाद, मूर्ख गुण की अदरक कदर करना नहीं जानता। मूर्ख गुण वाला व्यक्ति जो है कदर करना नहीं जानता है। मुंह में राम बगल में छुरी कपटी, काला अक्षर भैंस बराबर, नीरा अनपट। अब आ गया 13 नंबर सवाल पे। निम्नलिखित शब्दों में से अतिवृष्टि शब्द के विलोम है अतिवृष्टि के अनावृष्टि। ऑप्शन नंबर डी। बाकी का अर्थ हम देखें। अच्छा, अतिवृष्टि मतलब बहुत वर्षा, अनावृष्टि मतलब कम वर्षा होती है। इस सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय क्या है? ईस्ट का क्या है? ईस्ट यानी पूर्वी बोले तो हाजीपुर। यहाँ पे सारा रेलवे का है मुख्यालय। इसको एक बार पढ़ देते हैं। से उत्तर रेलवे नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे चेन्नई, मध्य रेलवे CST यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, उत्तर पूर्वी रेलवे मालेगांव, उत्तर पूर्वी रेलवे मालेगांव, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली, पूर्वी तट रेलवे भुवनेश्वर, पश्चिमी रेलवे चर्च गेट मुंबई, पूर्वी रेलवे कोलकाता, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, कोलकाता मेट्रो रेलवे कोलकाता, दक्षिणी तट रेलवे विशाखापट्टनम। भारत में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 मुंबई के थाने में 34 किलोमीटर की चलाई गई थी ट्रेन चलाई गई थी थाने से मुंबई 1653 में, जो कि डलहौजी के कार्यकाल में चलाया गया था 34 किलोमीटर। विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में स्टॉकटन और टर्लिंगटन के बीच चली, यानी सर्वप्रथम 1825 में जो ट्रेन चली थी ना, स्टॉकटन और टर्लिंगटन के बीच चली थी। भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में की गई थी।
रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में और ट्रेन कभी चल गई थी तो 16 अप्रैल 1853 में ही। रेल बजट को 1924 से 25 के मध्य एटवर्थ कमेटी के सिफारिश पर सामान्य बजट से अलग किया गया था। 1924-25 में सामान्य बजट से अलग कर दिया गया था रेल बजट को एटवर्थ कमेटी के सिफारिश पे। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1905 में हुआ। 1905 में राष्ट्रीयकरण हुआ, यानी 1950 में। 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस नवंबर 2011 से है, जो डिब्रूगढ़ यानी असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु जाती है। इस दौरान वह 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 4286 किलोमीटर की दूरी असम के डिब्रूगढ़ से लेकर तमिलनाडु की कन्याकुमारी तक जाती है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक 9332 किलोमीटर चलती है, जो कि रसिया में है, रूस में। 9332 किलोमीटर लंबा है। भारत में पहली विद्युत ट्रेन बॉम्बे बीटी एवं कुर्ला हाइबर के बीच 3 फरवरी 1925 को चली थी। 3 फरवरी 1925 को चली थी। अब आते हैं आगे 15 नंबर सवाल पे। ये लास्ट है, इसको करके छोड़ देंगे, नहीं तो आगे देखते हैं। 15 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सी नहर भारतीय महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है? कौन सी नहर भारतीय महासागर को भूमध्य महासागर से जोड़ती है? तो सुएज नहर भारतीय महासागर यानी हिंद महासागर से जोड़ती है। सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुई। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। 1956 ईस्वी में मिस्र द्वारा इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1956 द्वारा मिस्र के इस नहर को राष्ट्रीयकरण किया गया। पनामा नहर का निर्माण 14 अगस्त 1914 ईस्वी को किया गया। पनामा नहर का निर्माण 14 अगस्त 1914 ईस्वी को किया गया। पनामा नहर का प्रारंभ में अमेरिका का अधिकार था, परंतु 2000 ईस्वी में इस पर पनामा का अधिकार हो गया। यानी पनामा नहर पे पहले अमेरिका का अधिकार था, लेकिन 2000 ईस्वी में हो गया इस पे किसका अधिकार था? पनामा का। सू नहर यानी यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित कहाँ है? सुपीरियर झील और ह्यूरन झील से जोड़ती है। किल नहर जर्मनी, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। पनामा नहर पनामा कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। केपी नहर भारत, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच स्थित है। एडी नहर यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ईडी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। गोटा नहर स्वीडन, ईडी नहर संयुक्त राज्य, केपी नहर भारत, पनामा नहर पनामा, किल नहर जर्मनी, सू नहर यूएसए और गोटा नहर स्वीडन स्टॉकहोम को गुटेनबर्ग से जोड़ती है। ठीक, अब आते हैं प्रश्न संख्या 16 पे। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 किस नदी पर पड़ता है? नंबर 2 राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 किस नदी पर पड़ती है? ब्रह्मपुत्रा नदी पे पड़ती है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 ब्रह्मपुत्रा नदी पे पड़ती है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है।
वर्ष 1988 में धुबरी से सदिया तक 891 किलोमीटर मार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 घोषित किया गया है। 1988 में धुबरी से सदिया तक 891 किलोमीटर मार्ग की दूरी को जलमार्ग संख्या नंबर 2 घोषित किया गया है। धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर पहला बड़ा टर्मिनल है। धुबरी है ना, ब्रह्मपुत्र नदी पर पहला बड़ा टर्मिनल है। ब्रह्मपुत्र नदी से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में पांडु बंदरगाह सबसे बड़ा एवं सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। पांडु बंदरगाह सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार अभी तक 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार अभी तक 111 जलमार्गों का राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। इस फिगर में दिखाया गया लेकिन उतना क्लियरेंस नहीं दिख रहा है। भारत के अन्य 3 प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज से इलाहाबाद। हल्दिया जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का दर्जा दिया गया है। हल्दिया जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का दर्जा दिया गया है। यह जलमार्ग गंगा को भागीरथी हुगली नदी तंत्र से पर स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 यह जलमार्ग उद्योग मंडल और चंपाकार नहर के साथ पश्चिमी समुद्री तट नहर कोट्टुपुरम कोल्लम के बीच स्थित है। कोट्टुपुरम और कोल्लम के बीच स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 काकीनंदी पंदुचेरी नहर 1078 किलोमीटर जो 2008 ईस्वी में राष्ट्रीय जलमार्ग 4 घोषित किया गया था। यह गोदावरी एवं कृष्णा नदी से लगा हुआ है। गोदावरी एवं कृष्णा नदी से लगा हुआ है। ये तीनों हाईलाइट कर लेंगे। इसको एक नज़र देख लीजिएगा फिर से। देखो जितना हम हाईलाइट यूज करते हैं ना रेड कलर से, ये बाद में देखने के लिए, क्योंकि नया वर्ड हमको लगता है। अब प्रश्न संख्या 17 में डॉट में 80% भाग पर कृषि होती है। डॉट में 80% भाग में कृषि होती है। पंजाब ऐसा राज्य है जिसके 80% पे कृषि की जाती है। पंजाब में शुद्ध बोया गया क्षेत्र राज्य की कुल भूमि का 80% से अधिक है। पंजाब में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल 42 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा है। 42 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा है। यह राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 83% है। हरियाणा में राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 81% भाग पर खेती होती है। हरियाणा के कुल लगभग क्षेत्र के 81% भाग पर खेती होती है। पंजाब को भारत में देश की खाद्य कटोरी व भारत के अन्न भंडार के नाम से जाना जाता है। किसको? पंजाब को। पंजाब सिंचित भूमि के मामले में भी देश के शीर्ष स्थान रखता है। इसकी 98